वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में 2-2 मार्कर के आते हैं। हालांकि वो होते 2-2 मार्कर के हैं, बट बहुत बार उसी में मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि हम सब टाइम जो है लॉन्ग आंसर्स को कवर करने में, लॉन्ग आंसर्स को पढ़ने में ही निकाल देते हैं। हमको लगता है कि अगर 20 मार्कर का या 18 मार्कर का क्वेश्चन छूट गया तो वो ज़्यादा बेकार रहेगा, इसलिए हम पूरा टाइम लॉन्ग आंसर्स में लगा देते हैं एंड 2-2 मार्कर वाले क्वेश्चन को भूल जाते हैं। आज हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 2 मार्कर्स में आ सकते हैं। एंड इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है 2-2 मार्कर वाले क्वेश्चंस को पढ़ने का, तो आप ये वीडियो को 2x की स्पीड पे देख सकते हो एंड अपना टाइम बचा सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, इन केस अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, चाहे वो 6 to 10 की हो, या चाहे वो 11-12 में आर्ट्स सब्जेक्ट वालों की हो, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। मैंने इंस्टा ID मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर इन केस अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ 2-2 मार्कर वाले क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी चांसेस है एग्जाम्स में वो आ जाए। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जाम्स में डिट्टो आंसर्स लिख सकते हो। मैंने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर्स भी आपके लिए लिख दिए सो दैट आप इजीली वो आंसर्स भी लिख पाओ। समझाने के साथ साथ कैसे आंसर्स को लिखना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आप सेम ये आंसर्स एग्जाम्स में लिख सकते हो इन केस अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट 2 मार्कर क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आता है बिकॉज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यही चीज आ जाती है, डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की होती क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसका आप एग्जाम देने आए तो हो बट उसके बारे में आपको पता है क्या होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है। मतलब अपन एकदम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स है उसका कंपैरिजन करते हैं। मतलब वर्ल्ड में जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको अपन कंपेयर करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, हम इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं लाइक स्विट्जरलैंड, इंडिया, ब्रिटेन, USA, ये सब जो चीजें हैं हम यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस का या हम अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो कि कंपैरिजन करती है डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम का जो कि वर्ल्ड के अंदर है। तो हमने कुछ कीवर्ड्स लर्न कर लिए सो दैट हमको वो आंसर भी लर्न हो जाए एज इट इज लैंग्वेज में और हमको समझ में भी आ जाए। तो हमने क्या बोला, सिस्टमैटिक स्टडी, कंपैरिजन और डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ पे, इन द वर्ल्ड। तो ये चीजें हमने बोली एंड इनको जब हमने कनेक्ट किया तो हमारा क्या बन गया कि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो कि कंपैरिजन करती है डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट है उनका कंपैरिजन करती है। एंड यहाँ पे ये क्या आइडेंटिफाई करती है, कुछ पैटर्न्स, कुछ डिफरेंसेस, कुछ सिमिलरिटीज, ये सब आइडेंटिफाई करती है किसमें, इन द पॉलिटिकल फिनोमिना। मतलब ये जितने भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है उसमें हर एक कंट्री के बीच में क्या सिमिलरिटीज हो सकती है या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं या एक क्या पैटर्न चल रहा है, तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई करती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और फिर उससे क्या चीज समझती है कि कॉजेस क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और डायनामिक्स के। मतलब क्या कारण से वहां पे वैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करा गया होगा और अगर किया तो उसके रिजल्ट्स कैसे रहे, पॉजिटिव रहे कि नेगेटिव रहे, तो वो सब चीजों के बारे में समझती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मतलब जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो हमको उन सब चीजों के बारे में समझ में आता है। ओके, सो ये थी डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, तो आई होप अगर डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आए तो आप इजीली आंसर लिख सकते हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको समझा है एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ये चीज को लिख भी सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दैट व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, सबसे पहले ये चीज समझ लो, डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रकार है, एक ऐसा रूप है जहां पर गवर्नमेंट किसकी होती है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा गवर्नमेंट। ठीक है, अब यही जो डेमोक्रेसी है ये 2 टाइप्स की होती है, वन इज डायरेक्ट एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है
जहां पर सिटीजन्स डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब जो भी फैसला लिया जा रहा है उसमें सिटीजन्स अगर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, रादर देन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। मतलब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज नहीं कर रहे कि वो उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले। जैसे कि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे जो कि आगे जाके हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जहां पे सिटीजन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, रादर देन चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुनते जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सिटीजन्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ज्यादा जो है इन्वॉल्व हो पाते हैं पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, कौन, सिटीजन्स। और इससे उनका जो है पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल आता है। अब यहाँ पे 4 टूल्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, एज यू ऑल नो। ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है। तो क्या 4 टूल्स होते हैं, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव, रिकॉल। वैसे बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी पर्टिकुलर की डेफिनेशन आ जाती, वो मैंने यहाँ पे आज तो कवर करी नहीं है, बट इन केस अगर मैं आगे वीडियो लाती हूँ तो उसमें जरूर कवर करूंगी कि रेफरेंडम क्या होता है, प्लेबिसाइट क्या होता है, इनिशिएटिव या रिकॉल क्या होता है। बट अभी आप ये देख लो कि टूल्स कौन कौन से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, तो ये 4 टूल्स है। ठीक है, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत बार आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रुप्स। ओके, तो प्रेशर ग्रुप क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन अटेम्प्ट क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस करना, किसके थ्रू, प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। मतलब उस पर विरोध करके आप इतना ज्यादा पब्लिक रैलीज, पब्लिक कैंपेन्स निकाल के गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर देना उस पॉलिसी को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया जाए, किसके थ्रू, प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। मतलब विरोध करके, रैलीज, कैंपेन्स, हड़ताल करके, तो ये सब चीजें करके जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना। प्रेशर ग्रुप्स कब फॉर्म होते हैं, जब पीपल जो है जिनका सिमिलर ओपिनियन होता है वो साथ में आ जाते हैं सिमिलर ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर सपोज करो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है एंड उस पर आपका और मेरा सेम ओपिनियन है, सेम ऑब्जेक्टिव है कि हमको वो पॉलिसी चेंज करनी है, तो जब अपन सब साथ में आ जाएंगे उस पॉलिसी को प्रोटेस्ट करने के लिए, तब क्या होगा, प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म होंगे। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि आप उस पॉलिसी को चेंज करो। ठीक है, तो दैट आर प्रेशर ग्रुप्स। एग्जाम्पल क्या है, बैंसेफ, BANCEF एंड फेडेकॉल, FEDECOR. So these are the examples of pressure groups. Okay, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है दैट व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स, क्या होते होंगे प्रेशर ग्रुप्स, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि बहुत बार आ जाता है पेपर्स में, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंग एंड क्राउन। किंग और क्राउन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो चीज हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में से मिलाकर है, ऐसा नहीं किसी में पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, ये पूरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग है। ओके, सो अब जैसे कि मैंने बोला कि किंग एंड क्राउन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिस लिख रखे कि किस बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट बेसिस है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो कि मॉर्टल है, मतलब जो मर सकती है। ठीक है, एंड कौन सी ऐसी चीज है जो इमॉर्टल है, जो मतलब कभी नहीं मर सकती है, अमर है। ठीक है, तो मॉर्टेलिटी का बेसिकली मीनिंग है कि कौन सी चीज खत्म हो सकती है और कौन सी नहीं। तो हमने मॉर्टेलिटी के बेसिस पे किंग और क्राउन को अगर डिफरेंशिएट करें तो किंग जो है वो मॉर्टल है, जो कि मर सकता है, बट क्राउन क्या है, इमॉर्टल है, बिकॉज ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कभी भी डाई नहीं हो सकता, दैट मीन्स कभी भी मर नहीं सकता।
तो क्राउन इमॉर्टल है, वेरएस किंग मॉर्टल है, मतलब किंग की डेथ हो सकती है बिकॉज किंग बेसिकली एक पर्सन है, जबकि क्राउन एक पोजीशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो क्राउन इमॉर्टल है क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है और ये कभी भी मर नहीं सकता। अगर नेचर की बात करूं, नेचर के बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट करूं, तो किंग क्या है, एक पर्सन है, क्राउन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब ऐसी चीज जिसको अपन टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि एक पोजीशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे जो क्राउन है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, जबकि किंग क्या है, एक पर्सन है, एक जीता जागता इंसान है। तो ये हुआ किंग और क्राउन के बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे। एब्डिकेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो किंग जो है वो एब्डिकेट हो सकता है, मतलब वो अपनी थ्रोन को, अपनी गद्दी को छोड़ सकता है या उससे अपनी गद्दी से हटाया जा सकता है, बट क्राउन को डीथ्रोन या एब्डिकेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी हमने बोला था कि एक इंस्टीट्यूशन है, तो क्राउन को या तो उसकी गद्दी से भी नहीं हटाया जा सकता, ना ही एब्डिकेट किया जा सकता है, बिकॉज क्राउन कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। तो इस वजह से किंग को एब्डिकेट किया जा सकता है, उसको डीथ्रोन किया जा सकता है, वेरएस क्राउन को नहीं किया जा सकता। अगर मैं पावर के बेसिस पे देखूं तो पावर के बेसिस पे किंग इज अ फिगर हेड, किंग एक फिगर हेड है, जबकि क्राउन के पास वास्ट पावर्स है, बहुत सारी पावर्स है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इन विच कंट्री प्लूरल एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट, कि कौन सी कंट्री में प्लूरल एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है। तो हमको पता है स्विट्जरलैंड के अंदर प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, वहां पे एक एग्जीक्यूटिव नहीं है, वहां पर प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, वहां पे 7 एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है। तो जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस करा था प्लूरल एग्जीक्यूटिव के लिए, और वो अभी तक भी कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक भी स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, एंड उन सबके पास को इक्वल पावर्स है, मतलब सबके पास इक्वल पावर्स है। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली। तो ये भी आ सकता है कि कहाँ पे प्लूरल एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है, तो हमने बोला स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पॉकेट वीटो पावर क्या होती है यूएस प्रेसिडेंट की। यूएस प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है दैट इज ऑफ पॉकेट वीटो। तो अब ये पॉकेट वीटो पावर क्या है, तो अ पॉकेट वीटो अकर्स व्हेन अ बिल फेल्स टू बिकम लॉ। एक पॉकेट वीटो कब अकर होती है, जब एक बिल लॉ नहीं बन पाता, वो फेल हो जाता है लॉ बनने में। अब क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उस बिल पर साइन नहीं किया विद इन द 10 डे पीरियड। 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ने उस बिल पे साइन नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से जब एक बिल लॉ नहीं बन पाता तब हम उसे क्या कहते हैं, द पॉकेट वीटो पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। अब उस बिल को वापस से कांग्रेस के पास रिटर्न भी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस कौन है यूएस में, कांग्रेस इज द लेजिस्लेचर। जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां पे कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वहां पे कांग्रेस जो है इज अ लेजिस्लेचर। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली कि पॉकेट वीटो कब अकर होगा, जब एक बिल लॉ बनने में फेल हो जाता है बिकॉज प्रेसिडेंट ने साइन नहीं करा विद इन द 10 डे पीरियड, और उसको वापस से कांग्रेस के पास रिटर्न नहीं किया जा सकता। तो उससे हम बोलेंगे द पॉकेट वीटो पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Again, it is one of the very important question that comes in your exams in 2 marker questions, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एग्जीक्यूटिव को ये अथॉरिटी दी जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा कि वो लॉस बना सकते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉस को बनाने का, हम कहते हैं ना लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, बट यहाँ पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है, लेजिस्लेचर एक अथॉरिटी देती है एग्जीक्यूटिव को कि वो लॉज बना सकते हैं, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है प्राइमरी लेजिस्लेशन की, तो उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। तो हमने क्या बोला, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, प्रोसेस है जिससे एग्जीक्यूटिव को ये अथॉरिटी दी जा रही है लेजिस्लेचर के द्वारा लॉज बनाने की और उनको ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो वो चीज, अब इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से क्या फायदा होता है, तो बर्डन जो है लेजिस्लेचर पे वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अब थोड़ा काम किसको और ट्रांसफर कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस वजह से ये चीज
हमने बोली यहाँ पे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ, और भी 2-3 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैक्सिमम चांसेस होते हैं उनके आने के, तो इन चीजों को अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु इज नोन एज द मोस्ट पावरफुल सेकेंड चैम्बर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पावरफुल सेकंड चैम्बर किसे बोला जाता है वर्ल्ड में? तो अगर हम देखें सीनेट जो कि अपर हाउस है यूएसए की, तो उसे कंसिडर किया जाता है एज द मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे पावरफुल सेकंड चैम्बर है तो दैट इज द सीनेट ऑफ यूएसए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से क्या मतलब है आपका? तो जुडिशियल रिव्यू मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जो है एग्जामाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ऐसे लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि, या फिर कह सकते हैं कि ये लॉ कैसा है, इनएप्लीकेबल है, मतलब ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज, जुडिशियल रिव्यू मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जा सकता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उस लॉ को इनएप्लीकेबल या फिर नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Now the last question is, name the 2 political parties in France. 2 political parties कौन सी है फ्रांस में? तो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है फ्रांस में, one is Socialist Party and the other one is Republicans. ठीक है, so these are the 2 main political parties in France. So that was it. ये कुछ हमने 10 important questions डिस्कस करे जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, इन द 2 मार्क क्वेश्चंस। सो प्लीज एक बार इनको देख के जाना, एग्जाम देने जाओ उससे पहले, रिवाइज करते टाइम प्लीज एक बार इस वीडियो को भले ही 2x की स्पीड पे देख लेना, बट लेकिन इस वीडियो को जरूर देख के जाना। क्या पता इनमें से कोई 1-2 क्वेश्चंस आ जाए, सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल रही भी या नहीं रही। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, कि अगर आपको हेल्पफुल लगी तभी आपको वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। ओके, एंड अगर आपको वीडियो सही में हेल्पफुल या यूजफुल लगी है देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन and do subscribe to my YouTube channel for more videos like this and press the bell icon to get notified. Believe me, आपका एक फीडबैक, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। So please do subscribe to my YouTube channel for more videos like this. So yeah, bye bye, take care and all the very best for your exams.